सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस कोर्स का नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बेसिकली हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में वायरलेस चैनल के बारे में पढ़ा, वायरलेस चैनल कैपेसिटी के बारे में पढ़ा, एरर करेक्शन कोड्स के बारे में पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हाल फिलहाल में अगर मैं वायरलेस स्टैंडर्ड्स की बात करूँ 3G से लेके 5G तक, इस पे काफ़ी रिसर्च और काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है। जैसे पहले दो एंटीनाज में सिर्फ बेस स्टेशन में एंटीनाज होती थी, आजकल मोबाइल फ़ोन्स में भी एंटीनाज आने लग गए हैं। अगर मैं वाईफाई सेलुलर के अलावा वाईफाई की भी बात करूं तो आजकल जो भी एक्सेस पॉइंट आता है आप उसमें देखोगे मल्टीपल एंटीनाज जनरली इंस्टॉल्ड होता है। सो मल्टीपल एंटीनाज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हम कुछ बेनिफिट्स इस कोर्स में भी देखेंगे। बेसिकली एक मैं अगर रॉ टर्म्स में बात करूं तो एक डाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जिसके बारे में हमने फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में विस्तार में पढ़ा था। सिलेक्शन डाइवर्सिटी, मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग डाइवर्सिटी या तो इक्वल गेन कंबाइनिंग। तो ये सब की वजह से आपकी रिसीवर की परफॉर्मेंस, अगर मैं बिट रेट की बात करूं या थ्रूपुट की बात करूं या कैपेसिटी की बात करूं, उसमें काफ़ी वृद्धि आ जाती है। तो जो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स में बेसिकली हम स्पेशल डाइवर्सिटी का प्रयोग करते हैं। स्पेशल डाइवर्सिटी से मेरा तात्पर्य ये है कि स्पेशल डाइवर्सिटी इन स्पेस इन द सेंस ऑफ इट कि आपके जब मल्टीपल एंटीनाज आप ट्रांसमीटर में, रिसीवर में या दोनों में जब आप प्रयोग करते हैं तो इसकी वजह से आपको इंडिपेंडेंट चैनल्स मिलता है। उसकी वजह से आप मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, एक ही सिंगल यूजर्स के मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर सिंगल यूजर का इंफॉर्मेशन रेट आपको बढ़ाना है तो वो भी आप आसानी से मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करके आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी इंट्रोडक्शन से चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल एंटीना सिस्टम्स टेक्निक्स का मैंने कुछ संक्षेप में आपको पहले ही बताया है। तो बेसिकली इसमें आप अगर देखोगे, अगर मैं 3 मेन बेनिफिट्स कैटेगराइज करूं, 3 के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट 3 मेन बेनिफिट्स अगर मैं कैटेगराइज करूं मल्टीपल एंटीनास के, तो मेन जो पहला बेनिफिट है वो है स्पेशल डाइवर्सिटी। स्पेशल डाइवर्सिटी जैसे मैंने बताया, टर्म्स का मतलब होता है डाइवर्सिटी इन स्पेस। आप मल्टीपल एंटीनास का जब प्रयोग करते हो तो बेसिकली आप एक सिग्नल की जो कॉपीज है, बेसिकली आप मल्टीपल कॉपीज रिसीव कर सकते हो और ये मल्टीपल कॉपीज इंडिपेंडेंट पाथ से आप रिसीव कर सकते हो। इसकी वजह से ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई एक कॉपी खराब हो गई चैनल की वजह से या डिस्टॉर्ट हो गई तो आप वो सिग्नल को फिर भी रिकवर कर सकते हो रिमेनिंग कॉपीज की वजह से। तो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसके बारे में हम विस्तार से और भी पढ़ेंगे आगे जाके, और इसके बारे में हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है। तो इसका मतलब ये होता है मल्टीपल एंटीनास एट द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल डाइवर्सिटी अगेंस्ट फेडिंग। तो इस केस में ये होता है, अगर समझिए आपके सिंगल एंटीना सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं, अगर उसमें आप देखोगे सिंगल एंटीना सिस्टम्स में सिंगल पाथ होता है TX और RX के बीच में, TX और RX के बीच में एक सिंगल पाथ होता है, क्योंकि दोनों में सिंगल एंटीनाज है। तो इसमें अगर ये पाथ डीप फेड में रहेगा या जो फेडिंग की पैरामीटर्स बहुत सीवियर है, एच की वैल्यू काफ़ी लो है, तो बेसिकली जो रिसीवर में आपको जो सिग्नल मिलेगी वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड मिलेगी। तो सिंपल सी बात करो, अगर मैं जो हमने पहले भी देखा y = hx + n, x जो है आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल है, y जो है रिसीव्ड सिग्नल है, और h अगर चैनल फीडिंग है और n नॉइज है। अगर h की वैल्यू बहुत क्लोज टू 0 हुई, यानी मैं इसको बोला डीप फेड में है, तो कितना भी आप कोशिश कर लो y से x को रिकवर नहीं कर पाओगे। लेकिन इसी सिग्नल को अगर मैं 2 पाथ से भेजूं, ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में एक और एडिशनल पाथ डाल दूं, समझिए ये H1 है और ये H2 है और दोनों इंडिपेंडेंट पाथ है, तो अगर H1 वेरी क्लोज टू 0 रहेगा तो नॉट नेसेसरी H2 भी 0 के करीब रहेगा। तो H1 अगर डीप फेड में भी रहेगा तो आप फिर भी H2 की मदद से, सेकंड चैनल की मदद से आराम से आप रिकवर कर सकते हो। तो इसे हम जनरली स्पेशल डाइवर्सिटी कहते हैं। और इसी का एक दूसरा फॉर्म है पोलराइजेशन डाइवर्सिटी, जहां पर आप सिग्नल को 2 डिफरेंट पोलराइजेशन से, वर्टिकल पोलराइजेशन और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन से भेजते हो। अगर एक भी पोलराइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गए, कुछ रिसीवर में रिसीव नहीं कर पाया, तो दूसरे पोलराइजेशन से वो इसे आराम से रिसीव कर सकता है। तो ये सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिटी आपको प्रदान करता है मल्टीपल एंटीना सिस्टम्स।
अगर मैं और बेनिफिट बताऊं तो एक बीन फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जिसपे आप बेसिकली आप फोकस कर सकते हो पूरी की पूरी एंटीना एलिमेंट्स एक टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक यूजर। इसकी मदद से आप एक स्पेसिफिक यूजर की परफॉर्मेंस में काफी वृद्धि ला सकते हो। तो ये बेसिकली हम जनरली इसे ट्रांसमिट बीम फॉर्मिंग के माध्यम से भी जानते हैं, जिसे हम मल्टीपल एंटीनास बेसिकली आप एक तरफ से फोकस कर सकते हो एक रिसीवर पे और उसके बीम पैटर्न को सॉर्ट ऑफ शेप ला सकते हो। उसकी वजह से उस रिसीवर की परफॉर्मेंस में काफी वृद्धि आ सकती है। सिमिलरली रिसीवर साइड में भी आप एक सॉर्ट ऑफ बीम फॉर्मिंग कर सकते हो, पूरे सिग्नल एक तरफ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, उसकी वजह से भी आपके रिसीवर पे भी काफी वृद्धि आ सकती है। तो बीम फॉर्मिंग बेसिकली ट्रांसमीटर में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि आप ट्रांसमीटर के रिसीवर में डाइवर्सिटी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और बीम फॉर्मिंग का जनरली ट्रांसमीटर में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि ट्रांसमीटर के आप अगर आपके पास CSI मौजूद है, CSIT टर्म जो हमने पहले भी एक बार कैपेसिटी में पढ़ा है, उसका मदद करके आप बेसिकली पूरे एंटीना एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक बीम डायरेक्शन में फोकस कर सकते हो। और इसका एक बड़ी फायदा ये हाई एंड लो फेडिंग कोरिलेशन में दोनों में काम कर सकता है और इसे हम जनरली आगे जाके एरे गेन के टर्म्स में भी हम इसके बारे में समझेंगे। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है मल्टीपल एंटीनास का, जिसे हम स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग जिसे हमने पढ़ा स्पेशल डाइवर्सिटी से आप बेसिकली सिग्नल कॉपीज भेजते सेम यूजर के लिए। स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग से मेरा तात्पर्य यह है कि आप इस केस में मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करके मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो या सेम यूजर के मल्टीपल डेटा सिंबल्स को सपोर्ट कर सकते हो। तो इससे बेसिकली आप थ्योरेटिकली डेटा रेट काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि अगर जितनी नंबर ऑफ एंटीनास है तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अगर समझिए माइमो सिस्टम है, अगर ट्रांसमीटर में 2 एंटीना है और रिसीवर में भी 2 एंटीना है तो थ्योरेटिकली आप डेटा रेट मिनिमम ऑफ T, RH से डिनोट करूंगा, मिनिमम ऑफ T मतलब ट्रांसमीटर में नंबर ऑफ एंटीनास, R मतलब रिसीवर में नंबर ऑफ एंटीनास की थ्योरेटिकली आप बढ़ा सकते हो मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल यूजर सिस्टम। तो इस केस में अगर 2 एंटीना ट्रांसमीटर में है, 2 एंटीना रिसीवर पे है, तो थ्योरेटिकली इसकी जो डेटा रेट है मिनिमम, अगर दोनों चैनल इंडिपेंडेंट है, चारों चैनल इंडिपेंडेंट है, 2 ट्रांसमीटर की तरफ से 2 रिसीवर, जो 4 चैनल अगर इंडिपेंडेंट है तो आप थ्योरेटिकली इसकी डेटा रेट ट्वाइस ऑफ द सिंगल यूजर कैपेसिटी आप कर सकते हो इस केस में। तो आपकी डेटा रेट में 2 गुना वृद्धि आ जाएगी एज कंपेयर टू सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम्स। सिमिलरली अगर ट्रांसमीटर में 4 एंटीनाज है, रिसीवर में भी 4 एंटीनाज है, थ्योरेटिकली आप डेटा रेट 4 टाइम्स बढ़ा सकते हो सिंगल यूजर सिस्टम्स के मुकाबले। तो इसका बहुत सारा प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग होता है डेटा रेट बढ़ाने में। मल्टी यूजर माइमो जो एक कॉन्सेप्ट है जहां पर मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करते हो, वो भी उसमें भी स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग का ही प्रयोग होता है। तो इसे हम जनरली स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं और इसको माइमो प्रोसेसिंग के संदर्भ में भी हम जानते हैं। तो इसको आप बिना बैंडविड्थ बढ़ाए और बिना एसएनआर बढ़ाए, अगर आप रिसीवर पे बिना बैंडविड्थ बढ़ाए और बिना एसएनआर बढ़ाए आप बेसिकली डेटा रेट यूजर की बढ़ा सकते हो। तो एक बहुत ही सॉर्ट ऑफ वेरी गुड हैंडल है आपके लिए, ताकि आप बिना, अगर सेम आपके सिस्टम बैंडविड्थ लिमिटेड है और एसएनआर भी लिमिटेड है, तो आप माइमो का प्रयोग करके, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग करके आप यूजर के डेटा बढ़ा सकते हो, या तो मल्टीपल यूजर्स को भी आप सेम बैंडविड्थ में और सेम एसएनआर में सपोर्ट कर सकते हो। उस टेक्निक को हम जनरली SDMA के नाम से भी जानते हैं, स्पार्स डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। तो ये सब टेक्निक्स बेसिकली, ये सब जो मैंने पढ़ाया, डाइवर्सिटी, बीम फॉर्मिंग और स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक्स है मल्टीपल एंटीना सिस्टम्स के संदर्भ में, जिसका प्रयोग करके आप बेसिकली डेटा रेट काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो, परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो, रिलायबिलिटी एक वायरलेस सिस्टम्स की काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो, कैपेसिटी एक वायरलेस सिस्टम्स की काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो। चलिए इसके बारे में विस्तार में और आगे हम पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया माइमो सिस्टम्स, एक जैसे बेस स्टेशन है, मल्टीपल एंटीनाज है, यहाँ पर जैसे बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ बीम फॉर्मिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 एंटीनाज है बेस स्टेशन पे, यहाँ पर आप देखोगे मे बी 16 एंटीनाज है बेस स्टेशन पे। तो बेसिकली आप ये कर रहे हो कि आप एक 3 यूजर्स, या तो ये इसमें डाइवर्सिटी कर सकते हो या तो मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हो। इसमें सिर्फ आप डाइवर्सिटी या बीम फॉर्मिंग कर सकते हो, बट इस केस में आप डाइवर्सिटी भी कर सकते हो, मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हो और बीम फॉर्मिंग भी कर सकते हो। तो ट्रेड ऑफ्स जो होती है जो मेन टेक्निक जो मैंने बताया, स्पेशल डाइवर्सिटी,
बीन फॉर्मिंग एंड स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग सिर्फ माइमो सिस्टम्स के लिए वैलिड है। स्पेशल डाइवर्सिटी मैं आगे जाके बताऊंगा इसका डेफिनेशन। साइमो, माइसो और माइमो तीनों के लिए वैलिड है। ये भी अब थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये ज़्यादातर माइसो और माइमो में प्रयोग होता है। साइमो से मेरा तात्पर्य, मैं आगे जाके इसको डिटेल में बताऊंगा। साइमो से मेरा तात्पर्य सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। जब आपका ट्रांसमीटर में सिंगल एंटीना है, रिसीवर में मल्टीपल एंटीना है, तो हम साइमो सिस्टम कहते हैं। और माइसो से मेरा तात्पर्य है जब ट्रांसमीटर में मल्टीपल एंटीनाज है और रिसीवर में सिंगल एंटीना है, तो हम इसे जनरली माइसो सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये जब ये 3 टेक्निक है बेसिकली, ये माइमो सिस्टम्स के लिए वैलिड है। तो पहले वाले में आप बेसिकली दोनों चीज़ कर सकते हो, स्पेशल डाइवर्सिटी और बीन फॉर्मिंग, बट स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करते अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ सिंगल ट्रांसमीटर है। सेकंड केस में आप तीनों चीज़ कर सकते हो क्योंकि मल्टीपल यूजर्स है, मल्टीपल बेस स्टेशन एंटीनाज है, और ये तीनों में भी ट्रेड ऑफ है। आप एक सिस्टम में या तो आप डाइवर्सिटी गेन बढ़ा सकते हो तब आपको मल्टीप्लेक्सिंग गेन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो आप बीन फॉर्मिंग कर सकते हो जिसमें आपको डाइवर्सिटी गेन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये तीनों में एक सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ होती है। ये तीनों सिस्टम में एक सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ है। अगर आप एक डाइवर्सिटी गेन बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपको मल्टीप्लेक्सिंग गेन कम करना पड़ेगा, जैसे आप मल्टीप्लेक्सिंग गेन बढ़ाने की कोशिश करोगे आपको डाइवर्सिटी गेन कम करना पड़ेगा। तो ये ट्रेड ऑफ होता है, बेसिकली इंटरप्ले होता है इन तीनों के बीच में। वो आगे जाके हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं जस्ट जनरली एक माइमो सिस्टम के बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ दिखेगा आपको मैसिव माइमो सिस्टम, अगर आप देखोगे यहाँ पर 64 एंटीनाज है और 64 इंडिपेंडेंट पाथ्स में बोल सकता हूँ। अगर आप एज्यूम करें कि ट्रांसमीटर में 8 एंटीनाज है, रिसीवर पे भी 8 एंटीनाज है, तो 64 इंडिपेंडेंट पाथ्स की तरह हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली मैसिव माइमो सिस्टम से और भी डिफरेंट प्रकार है। इस पहले केस में आप देखोगे इसमें 16 × 16 अराउंड 256 एंटीनाज है। उसके आगे जाके और नंबर ऑफ 64 × 64 है, ये 64 × 64 है, ये 16 × 16 है। बेसिकली नंबर ऑफ चैनल्स की अगर मैं बात करूं, दूसरे वाले में 64 × 64 नंबर ऑफ चैनल्स है। तो ये आजकल मैसिव माइमो सिस्टम्स का भी काफ़ी प्रयोग हो रहा है और काफ़ी इस पर रिसर्च हुआ है। और मैसिव माइमो सिस्टम्स की मदद से आप बीन फॉर्मिंग भी कर सकते हो और स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हो और सिस्टम में एक ड्रास्टिक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ला सकते हो। और खासकर हाल फिलहाल में मिलीमीटर वेव प्लस मैसिव माइमो सिस्टम्स कॉम्बिनेशन पे भी काफ़ी रिसर्च हो रहा है, काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुई है जहां पर आप मिलीमीटर वेव को मैसिव माइमो के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो माइमो सिस्टम समझने के पहले, एक माइमो सिस्टम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उसे समझने के पहले हम थोड़ा ध्यान साइसो सिस्टम पर देते हैं। ये साइसो सिस्टम को हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में पढ़ा है। मैं उसे संक्षेप में यहाँ कवर करने का प्रयत्न करूंगा। तो ट्रांसमिशन ओवर साइसो चैनल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने भी पहले इक्वेशन पहले भी देखा है, चैनल कैपेसिटी के संदर्भ में और वायरलेस फेडिंग के संदर्भ में और फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में। तो हमने विस्तार में इस इक्वेशन को देखा है और समझा है और पढ़ा है। तो अगर मैं साइसो सिस्टम का एजम्पशन ले रहा हूँ कि आपके TX है और एक RX है और सिंगल पाथ है, ट्रांसमिटर रिसीवर दोनों में सिंगल एंटीनाज है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में एक सिंगल पाथ होगा। और मैं अगर U(t) यहाँ से भेज रहा हूँ और V(t) मैं यहाँ रिसीव कर रहा हूँ, U(t) लो पास इक्विवेलेंट समझ लो और V(t) हाई पास इक्विवेलेंट कर रहा हूँ, और H(t) दोनों के बीच में चैनल है और RX में N(t) नॉइज है। ओके, तो मैं इस सिग्नल को V(t), H(t), U(t) प्लस N(t) के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं इसको इस सिग्नल को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये हमने पहले भी पढ़ा जैसे मैंने बताया। और H(t) को फर्दर आप ब्रेक कर सकते हो बीटा e⁻j थीटा के फॉर्म में। तो बीटा जो है वो चैनल गेन हो जाता है, थीटा जो है तो वो चैनल फेज होता है, और U(t) जैसे मैंने ट्रांसमिटेड सिग्नल है और N(t) जो है वो रिसीव सिग्नल है। और अगर मैंने इस चैनल का, अगर मैं एज्यूम किया H(t) इज अ फीडिंग पैरामीटर चैनल गेन, अगर मैंने इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालने की कोशिश की तो मैं इसको इस फॉर्म में निकाल सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी इक्वल टू 0 to ∞ PE of x P of x। PE of x जैसे हमने पहले भी देखा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ SNR मल्टीप्लाइड बाय द PDF ऑफ द SNR। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ SNR मल्टीप्लाइड बाय द PDF ऑफ SNR एवरेज ओवर ऑल द फीडिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ दैट SNR
हमको फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन अ फीडिंग चैनल मिल जाता है। इक्वेशन 5.2 की मदद से हम एक साइसो सिस्टम का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन एनी फीडिंग चैनल हम निकाल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, इसलिए मैंने बार बार स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन अ फ्लैट फीडिंग चैनल आप किस तरह से निकाल सकते हो। ये इक्वेशन का प्रयोग करके आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन अ फ्लैट फीडिंग चैनल निकाल सकते हो। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने बहुत सारे चीज़, और ये एक्स की जो वैल्यू है वो हमने देखा था वो SNR है, इंस्टेंटेनियस SNR है, क्योंकि आपकी जो बीटा है वो चैनल गेन वो फ्लक्चुएट हो रही है, इसकी वजह से आपकी SNR भी फ्लक्चुएट हो रही है, इसकी वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी फ्लक्चुएट हो रही है, और ये इक्वेशन की मदद से हम एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाल सकते हैं। 5.2 की मदद से हम एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाल सकते हैं। और अगर मैंने एज्यूम किया जो बीटा है आपका वो रेलेग डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर बीटा रेलेग है अगर आपका बीटा रेलेग है तो ऑब्वियस सी बात है आपका फिर जो बीटा स्क्वायर होगा वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल होगा, उसकी बेसिस पे जो SNR PDF होगा वो एक्सपोनेंशियल PDF है। तो ये एक्सपोनेंशियल PDF है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन PDF है। और इसका अगर मैं एवरेज SNR निकालने की कोशिश करूं, x जो है वो तो आपका इंस्टेंटेनियस SNR है ES/N0 बीटा स्क्वायर, और एवरेज अगर निकालने की कोशिश करूं E ऑफ x, जिसे हम कैपिटल गैमा के से डिनोट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा ES/N0, क्योंकि ES/N0 सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर। और इसको मैं इस फॉर्म में, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइज्ड है चैनल गेन, तो बेसिकली हम ES/N0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर वी हैव एज्यूम्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1। तो अगर मैंने इसका प्रयोग किया तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल for BPSK the bit error probability for a particular value of beta will be given as this formulation। तो हमने पहले भी देखा है कि for BPSK for a given value of SNR आप उसकी probability of error इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, क्योंकि probability of error for BPSK is Q function of 2 EB/NO। लेकिन आपके इस केस में SNR वेरी हो रहा है, जो आपकी जो x की वैल्यू है वो है 2 EB/NO, क्योंकि आपका इंस्टेंटेनियस SNR वेरी हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको ये मॉडिफिकेशन यहाँ करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हम जैसे पहले भी देखे हैं, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये PDF को यहाँ सब्स्टिट्यूट, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन स्लो फ्लैट फीडिंग चैनल BPS के केस में हम आराम से इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब इसी के बेसिस पे हम कोई भी साइसो चैनल के लिए संदर्भ में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर किसी भी मॉड्यूलेशन स्कीम का निकाल सकते हैं। BPSK का हमने देखा लास्ट स्लाइड में। सिमिलरली बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग की बात करूँ, डिफरेंशियल बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग की बात करूँ, जो एक नॉन कोहेरेंट स्कीम है, नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम है। उसके अलावा नॉन कोहेरेंट ऑर्थोगोनल BFSK की बात करूँ, सबके केस में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन अ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट चैनल आप आराम से निकाल सकते हो। GMS के केस में भी आप आराम से, इसके केस में भी आप निकाल सकते हो। GMS से मेरा संदर्भ है गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग, उसके केस में भी आप आराम से निकाल सकते हो। ये हमने पहले भी बहुत डिटेल में देखा है। और अगर मैं कंपेयर करूं एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज और फीडिंग को, खासकर रेलेग फीडिंग को जो हमने यहाँ पर कंपेयर किया है, तो आप देखोगे रेलेग फीडिंग के केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो लीनियरली वेरी होता है एज कंपेयर टू SNR, जो हमने देखा है वो लीनियरली वेरी होता है। वेयरएज AWG के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एक्सपोनेंशियली वेरी होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है जो एक्सपोनेंशियली गिरता है AWG केस में, वेयरएज रेलिंग फीडिंग केस में वो लीनियरली गिरता है। तो काफ़ी डिजास्ट्रस है रेलेग फीडिंग चैनल। ये हमने पहले भी देखा है कि उसका एम्पलीट्यूड स्क्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट होती है, इसलिए इस रेलेग फीडिंग इज़ वेरी डिजास्ट्रस फॉर एनी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अगर मैं जस्ट सिंपल एक कंपेयर करूँ 10⁻³ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10⁻³ है, तो आप देखोगे अगर मैं सिंपल BPSK भी लेता हूँ, QPSK भी लेता हूँ, तो आपको देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा दोनों केस में।
अगर मैं QPSK की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अगर आपको 6 dB लगता है फॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 10⁻³ इन QPSK, तो आपको फीडिंग चैनल में अराउंड 26 dB लगेगा। तो यानी फीडिंग चैनल में आपको काफ़ी ज़्यादा SNR की ज़रूरत पड़ेगी, EV बैनों की ज़रूरत पड़ेगी इन अ फीडिंग चैनल टू मेंटेन द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एज कम्पेयर टू AWGN चैनल। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर ही मेंशन किया है। टू अचीव अ BER ऑफ 10⁻³ इन फीडिंग चैनल आपको 30 to 60 dB मीन SNR की ज़रूरत पड़ेगी। वेरेज अगर आप AWGN चैनल की बात करें वहाँ पर सिर्फ आपको 5 to 7 dB SNR की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपको फीडिंग चैनल में काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो AWGN चैनल में आपको मिल रहा था वो मेंटेन करना है। तो यानी फीडिंग चैनल एटलीस्ट साइसो सिस्टम के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे टेक्निक्स पढ़े थे। तो अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। पहले जब हमने बोला तीन तरीके से हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम को समझ सकते हैं। वो है एक स्पेशल डाइवर्सिटी, फिर एक बीन फॉर्मिंग और स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग। तो पहले हम डाइवर्सिटी पे जोर डालते हैं। तो डाइवर्सिटी का एक बेनिफिट, डाइवर्सिटी में 2 टाइप के गेन एम्बेडेड होते हैं। वन इज डाइवर्सिटी ऑर्डर जो आपके स्लोप को चेंज करता है बिट रेट कर्व को। तो अगर आप यहाँ देखोगे स्लोप एक लीनियरली वेरी हो रहा है रेलेक फीडिंग के साथ। आप अगर डाइवर्सिटी का प्रयोग करेंगे तो आप जो आपके लीनियरली वेरिंग स्लोप है उसे आप बेसिकली चेंज कर सकते हो। तो डाइवर्सिटी की वजह से आप इस स्लोप का जो कर्व है उसे चेंज कर सकते हो। और डाइवर्सिटी के साथ एक और गेन होता है जिसे हम बीन फॉर्मिंग या एरे गेन कहते हैं। उसकी मदद से आप बेसिकली उसके शिफ्ट भी कर सकते हो। तो कोडिंग गेन आपको जो एडवांटेज देता है, कोडिंग या एरे गेन जो आपका एडवांटेज देता है, उसकी वजह से एक शिफ्ट ला सकते हो BER कर्व में। तो जब जैसे हमने MRC के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग, वो आपको डाइवर्सिटी गेन भी देता है और एरे गेन भी देता है। तो डाइवर्सिटी गेन की मदद से आपका स्लोप चेंज कर सकते हो आप बिट रेट कर्व में, और एरे गेन की मदद से आप शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर आपको दोनों चीज मिल रही है, एरे गेन और डाइवर्सिटी गेन, वो आपके सिस्टम के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो एरे गेन सॉर्ट ऑफ आपके SNR में इंप्रूवमेंट लाता है। SNR के इंप्रूवमेंट की वजह से आपके बिट रेट के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता है। और डाइवर्सिटी गेन बेसिकली आपको इंडिपेंडेंट पाथ्स प्रोवाइड करता है। उसमें अगर कोई फीडिंग चैनल में अगर कोई चैनल डीप फेड में है तो उसकी वजह से भी आप उस सिंबल को रिकवर कर सकते हैं। तो दोनों के इंडिपेंडेंट बेनिफिट्स है। डाइवर्सिटी गेन के अलग बेनिफिट है क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट पाथ्स प्रोवाइड हो रहा है, तो उसकी वजह से आपके बिट रेट के स्लोप में चेंज आ रहा है। और कोडिंग गेन में आपका SNR गेन इन्वॉल्व है, आपके SNR में वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से आपका बिट रेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। तो जनरली हम आगे जाके देखेंगे जो रिसीवर डाइवर्सिटी सिस्टम्स है उसमें आपको दोनों मिलते हैं, एरे गेन और डाइवर्सिटी गेन। और जैसे अलामुटी कोड हो गया जो हम पढ़ेंगे ट्रांसमिट डाइवर्सिटी सिस्टम्स, उसमें सिर्फ आपको डाइवर्सिटी गेन मिलता है, एरे गेन नहीं मिलता है। तो बहुत तरह के सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर आपको दोनों चीज़ मिलती है, डाइवर्सिटी गेन, एरे गेन, और बहुत तरह की सिस्टम होती है जैसे अलामुटी कोड्स जहाँ पर सिर्फ आपको डाइवर्सिटी गेन मिलता है, एरे गेन नहीं मिलता है। तो जैसे डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी जैसे मैंने बताया कि आपको बेसिकली डाइवर्सिटी की मदद से आपको इंडिपेंडेंट पाथ्स मिल जाते हैं, उसकी मदद से आपका बिट रेट परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो डाइवर्सिटी टेक्निक्स जैसे मैंने बताया, एक तो अगर आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जैसे मैंने यहाँ कंपेयर किया है फ्लैट फीडिंग चैनल, AWGN थ्योरेटिकल सिमुलेशन और AWGN चैनल फ्लैट फीडिंग चैनल है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर BPS का जो हमने देखा 1/4 गामा जो है बेसिकली इन दिस केस EV/N0 है। तो हम आगे जाके देखेंगे जैसे जैसे मैं इंडिपेंडेंट पाथ्स, अभी तो हमने साइजो सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है, जैसे जैसे हम मल्टीपल सिस्टम्स की तरफ बढ़ते हैं, मोर एंड मोर पाथ्स आता है ट्रांसमिटर और रिसीवर के बीच में, आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो इस फॉर्म लेने लग जाता है। अगर समझिए, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अगर ऊपर का देखोगे तो इज 1/गामा। अगर मैं 4 जो कांस्टेंट है उसे इग्नोर करूँ तो एक सिंगल पाथ पे डिपेंडेंट है। जैसे आपकी नंबर ऑफ पाथ्स बढ़ती रहेगी तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इस पे डिपेंड होगा। M जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स, अगर M की वैल्यू 1 है तो यानी एक ही पाथ है ट्रांसमिटर रिसीवर के बीच में, तो ये सिंगल साइजो सिस्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 2 पाथ है, 2 इंडिपेंडेंट पाथ है तो M की वैल्यू 2 होगी, और 3 इंडिपेंडेंट पाथ है तो M की वैल्यू 3 होगी। तो बेसिकली इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंट पाथ बढ़ती रहेगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और कम होती जाएगी। इसको हम आगे जाके और विस्तार में भी देखेंगे। तो अगर मैं गोल्स की बात करूं स्पेशल डाइवर्सिटी स्कीम की, जनरल गोल्स जो होते हैं लो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ TX एंड RX एंड कोड डिजाइन। आप बेसिकली चाहते हो
कि आप जब रिसीवर डाइवर्सिटी का प्रयोग करें आपको लेस कम्प्लेक्सिटी मिले, हाई ट्रांसमिशन रेट, आप चाहते हो ट्रांसमिशन रेट में काफ़ी वृद्धि हो, हाई BER परफॉर्मेंस, बट BER परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो विद डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू नॉन डाइवर्सिटी केस, और ये आप बहुत फ्लैट फीडिंग और फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव फीडिंग में इसका यूज़ कर सकें, और रेडिली मॉडिफाइड टू डील विथ कलर्ड नॉइस और बेसिकली इंटरफ्रेंस, ये इंटरफ्रेंस में भी आपका सहयोग करे। अगर दो सिस्टम एक ही ट्रांसमिट फ्रिक्वेंसी में ट्रांसमिट कर रहा है, डाइवर्सिटी की मदद से आप कुछ हद तक इंटरफ्रेंस के वजह से भी के प्रेजेंस में भी आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। ईजी टू यूज वन CSI नीड्स टू बी एस्टिमेटेड रिसीवर। तो डाइवर्सिटी स्कीम जैसे मैंने बोला जनरली साइमो सिस्टम्स के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है, जहाँ पर आपका सिंगल इनपुट है, मल्टीपल आउटपुट है, ट्रांसमीटर में सिंगल एंटीना है, रिसीवर में मल्टीपल एंटीनाज है। आप इसका प्रयोग करके बेसिकली आपका रिसीवर में CSI एस्टिमेट करके आप डाइवर्सिटी का प्रयोग कर सकते हो। तो रिसीवर डाइवर्सिटी काफ़ी वेल एस्टेब्लिश टेक्निक है। और ट्रांसमिट डाइवर्सिटी, इसके बारे में हम जैसे अलामुटी कोड की बात करें या मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मैसिव माइमो सिस्टम्स वगैरह वगैरह, इस पर भी काफ़ी, जैसे मैंने बताया, काफ़ी अभी शोध हो रहा है, काफ़ी रिसर्च हो रहा है। तो जैसे हमने पढ़ा स्पेशल डाइवर्सिटी के बारे में, हम स्पेशल डाइवर्सिटी में हमने ट्रांसमीटर में भी उपयोग हो सकता है, रिसीवर पे भी उपयोग हो सकता है। तो रिसीवर पे अगर हम देखेंगे, रिसीवर पे इस पर बेसिकली 3 डिफरेंट टेक्निक से उपयोग हो सकता है। एक सिलेक्शन कंबाइनिंग है, एक इक्वल गेन कंबाइनिंग है, एक मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग है। तो मैं जब रिसीवर पे स्पेशल डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रांसमीटर से रिसीवर पे और रिसीवर पे आपके सॉर्ट ऑफ मल्टीपल एंटीनाज है। अभी फिलहाल के लिए तो मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कि साइमो सिस्टम्स के लिए वैलिड है, बट जो डाइवर्सिटी स्कीम्स है वो माइमो सिस्टम्स के लिए भी वैलिड है। बट जब मैं स्पेसिफिकली रिसीवर पे फोकस कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास 3 पाथ्स है और रिसीवर के पास मल्टीपल एंटीनाज है। इसको मैं अगर RX1 से डिनोट कर दूँ, इसको RX2 से, RX3 से, 3 अगर मैं एज्यूम कर रहा 3 एंटीना, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, या 3 से कम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो अगर रिसीवर के पास मल्टीपल एंटीनाज है और ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर रहा है तो ये रिसीवर डाइवर्सिटी का प्रयोग करके मल्टीपल वेज से डिकोडिंग कर सकता है। और 3 प्रोमिनेंट टेक्निक जो है वो है सिलेक्शन कंबाइनिंग, इक्वल गेन कंबाइनिंग और मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग, जिसे हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था। तो सिलेक्शन कंबाइनिंग जो है वो सिंपलेस्ट टेक्निक है, जहां पर बेसिकली आप हाईएस्ट SNR पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर समझे तीनों में SNR गामा 1 है, गामा 2 है और गामा 3 है, और गामा 1 जो गामा 2 से और गामा 3 से ज़्यादा है, तो हम बेसिकली सिर्फ फर्स्ट पाथ को ही सिलेक्ट कर लेंगे। तो RX1 को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि गामा 1 की वैल्यू ज़्यादा है गामा 2 गामा 3 के मुकाबले, तो इससे सिलेक्शन डाइवर्सिटी इसलिए इससे कहते हैं। ये सिंपलेस्ट टेक्निक है, हम बेस्ट SNR को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है इक्वल गेन कंबाइनिंग। इक्वल गेन कंबाइनिंग में हम को फेजिंग करेंगे, तीनों पाथ सिलेक्ट करेंगे और तीनों पाथ को को फेजिंग करेंगे और तीनों को इक्वल गेन देंगे। तो ये भी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज है MRC मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग और सिलेक्शन कंबाइनिंग के बीच का, जहां पे हम को फेजिंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग, जो एक ऑप्टिमल टेक्निक है। हम यहां पर को फेजिंग के अलावा, को फेजिंग तो करेंगे ही जो हम इक्वल गेन कंबाइनिंग में कर रहे थे, उसके अलावा हम वेटेड ये भी करेंगे, वेटेड एलोकेशन भी करेंगे। तो इसमें बेसिकली ये हम जो तीनों पाथ्स है उसको को फेज और वेटेड एलोकेशन करके ऑप्टिमाइज करेंगे, ताकि आपको जो रिसीवर पे जो परफॉर्मेंस मिले वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिले। तो ये ऑप्टिमल स्कीम है। तो तीनों डिफरेंट स्कीम है। सिलेक्शन कंबाइनिंग जैसे मैंने बताया वो सिंपलेस्ट है, और इक्वल गेन कंबाइनिंग जो मैंने बताया वो को फेजिंग पे डिपेंडेंट है, और जो मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग जो मैंने बताया वो ऑप्टिमल स्कीम है। तो इसकी मदद से हमने देखा कि रिसीवर का परफॉर्मेंस किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। तो MRC की परफॉर्मेंस जो होगी मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग की, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया होगी, उसके बाद EGC की होगी, और उसके बाद सिलेक्शन कंबाइनिंग की होगी। तो इसके बेसिस पे हमने देखा है कि आप बेसिकली कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं ट्रांसमीटर की बात करूँ, तो ये तो रिसीवर की बात होगी। ट्रांसमीटर की बात करूँ, अगर समझिए हमने एज्यूम किया कि ट्रांसमीटर में आपके पास मल्टीपल एंटीनाज हैं, और रिसीवर में फॉर टाइमिंग मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सिंगल एंटीना, रिसीवर में मल्टीपल एंटीनाज हो सकते हैं। पर अगर ट्रांसमीटर के बेसिस पर मैंने स्पेशल डाइवर्सिटी कर रहा हूँ तो उसमें भी 3 स्कीम है। 1 इज रिपीटेशन कोडिंग, जहाँ आप कोड को डिलिबरेटली रिपीट करते हो, ये सब ऑप्टिमल है।
इससे आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट तो आ जाएगी, बट इट्स रेट लॉस काफ़ी हो जाता है इसमें। तो आपके बेसिकली आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट तो आती है, बट आपके जो ट्रांसमिशन रेट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा एक स्कीम है जो बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, जिसे हम आलामुटी स्पेस टाइम ब्लॉक कोड्स के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर आप स्पेस और टाइम का प्रयोग करके डाइवर्सिटी ला सकते हो। आलामुटी कोड्स का प्रयोग करके आप डाइवर्सिटी में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, बट इसमें एरे गेन नहीं मिलेगा आपको, नो एरे गेन। वेरएस जो आपके रिसीवर के डाइवर्सिटी टेक्निक है सब में एरे गेन आपको जरूर मिलेगा। और ट्रांसमीटर डाइवर्सिटी में तात्पर्य ये फर्स्ट खासकर आलामुटी और मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन के लिए आपको CSIT की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको बस CSIR की जरूरत पड़ेगी, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन एट द रिसीवर साइड। तो आलामुटी आपको डाइवर्सिटी देता है बट एरे गेन नहीं देता, तो डाइवर्सिटी की वजह से आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि आ जाती है। सॉरी, आलामुटी में भी आपको, माफ चाहूँगा, आलामुटी में भी आपको CSIT की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ CSIR की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन की बात करूँ, इसमें आपको CSIT की भी जरूरत पड़ेगी और CSIR की भी जरूरत पड़ेगी, और इसमें आपका डाइवर्सिटी भी मिल सकता है आपको और एरे गेन भी मिल सकता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम यही है कि इसमें आपको CSIT की जरूरत पड़ेगी, आपको चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन एट द ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ेगी मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन पे। तो ये चीज़ देखा हमने, इसमें ट्रेड ऑफ है। आलामुटी इसलिए काफ़ी अच्छा ट्रेड, उसमें आपको CSIT की जरूरत नहीं पड़ती, बस CSIR की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि आपको डाइवर्सिटी गेन ही मिलेगा और एरे गेन नहीं मिलेगा। तो आलामुटी और मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन हम विस्तार में आगे जाके पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि बेसिकली इसमें बेनिफिट्स क्या है। जैसे मैंने बताया STBCS टेस्ट पर इसमें डाइवर्सिटी गेन मिलेगा, नो एरे गेन। वैसे मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन में ये ऑप्टिमल स्कीम है, बट इसमें CSIT की जरूरत पड़ती है आपको, और इसमें डाइवर्सिटी और एरे गेन दोनों मिलता है। तो मैंने, जैसे आप अभी तक जो हमने पढ़ा है कि बेसिकली बहुत तरह के डाइवर्सिटी स्कीम्स होते हैं, रिसीवर साइड पे, कुछ ट्रांसमीटर साइड पे, और उसका हम प्रयोग करके रिसीवर की परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि ला सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।